हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के क्लास में कि हमारा पीजीबीपी का चैप्टर है ना, जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हमारा स्टार्ट होने वाले है। ये हमारा फर्स्ट क्लास है पीजीबीपी का। पीजीबीपी बहुत लेंदी है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लेंदी है, बहुत ज़्यादा याद रखने को है, फिर भी हम पीजीबीपी ख़त्म करेंगे। मैं आपको पीजीबीपी आई प्रॉमिस कि मैं आपको पीजीबीपी इतने अच्छे से करवा दूंगी कि कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप ही बोल के जाएंगे कि पीजीबीपी ही सबसे आसान चैप्टर है। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पीजीबीपी का पहला क्लास है। सो वेलकम टू द क्लास, बेसिकली पीजीबीपी का क्लास। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पीजीबीपी का सेक्शन सारा का सारा सेक्शन है, बहुत सारा सेक्शन है, यहाँ पर सब सेक्शन है। फिर भी हम एक एक करके सारे सेक्शन एंड सब सेक्शन को नोट करेंगे और एक एक करके सारा का सारा सेक्शन एंड सब सेक्शन ख़त्म करेंगे। अब मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट ओवरऑल नॉलेज दे रही हूँ, जैसे कि पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है। पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड gains from business and profession। ये है पीजीबीपी का फुल फॉर्म। ये है हमारा पीजीबीपी का फुल फॉर्म, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, ये पीजीबीपी का फुल फॉर्म। ये भी एक हेड्स ऑफ इनकम है, मतलब हमारा तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। पीजीबीपी का मतलब है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब कोई भी प्रॉफिट अगर आया होगा हमारा बिजनेस या प्रोफेशन से, वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है। अब हम देखते हैं पीजीबीपी में जो सेक्शन है वो कितना सेक्शन है। पीजीबीपी में सेक्शन जो है हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से, खत्म होता है सेक्शन 44 डीबी से। ओके, ये है हमारा सेक्शन पीजीबीपी में, सेक्शन 28 से सेक्शन 44 डीबी तक। ओके, ये है पीजीबीपी का सेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि सारा का सारा सेक्शन एक ही जगह नोट कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे का सारा सेक्शन कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसको टिक करते चलेंगे उसके साथ साथ। ओके, अब मैं नोट कर रही हूँ, आपको भी नोट करना है सारा का सारा सेक्शन। ओके, अब मैं नोट कर लेती हूँ सारा का सारा सेक्शन। ये हमारा पीजीबीपी का सेक्शन अभी और भी है, ये जस्ट आधा है और आधा बाकी है, अभी मैं लिखने वाली हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो जो है मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। जो सेक्शन 28 से है 35 टू ए बी तक है, ये आपको नोट करना है मेरे साथ साथ। अगर मेरे साथ साथ नहीं हो रहा है तो आप बाद में उसको नोट कर लेना। अब मैं दिखा रही हूँ आपको जो आधा बाकी आधा है। सेक्शन 35 टू ए बी के ऊपर भी और ज़्यादा है ना, उसके साथ साथ मैं आपको ये एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, जो ज़्यादा का ज़्यादा सेक्शन आपको नोटिस हो रहा है कि सेक्शन 35 देखो कि लगातार 35 आ रहा है। 35 एक ही सेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारा सब सेक्शन है, तो इसीलिए वो ज़्यादा वास्ट हो रहा है। तो इसे कुछ ज़्यादा नहीं है, पीजीबीपी आसान ही है, मैं आपको आसान ही बना दूंगी। आप देखना, ये बहुत ही आसान है पीजीबीपी। और आधा मैं सेक्शन लिख कर आपको दिखा रही हूँ। ये लीजिए, ये और भी सेक्शन है, और भी आ रहा है, और एक शिफ्ट में और एक सेक्शन और ज़्यादा सेक्शन आएगा। तो बस ये 3 शिफ्ट का सेक्शन है। ये सेकंड शिफ्ट का सेक्शन है, पहले शिफ्ट का मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये सेकंड शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट का अब आएगा। ओके, ये है सेक्शन ऑफ पीजीबीपी टोटल। डर मत जाना कि ये आसानी है, मैं आपको सारा का सारा सेक्शन करवा दूंगी। यहाँ पर देख रहे हो आपको 35 है, मतलब सेक्शन ही एक ही है, उसका बहुत सारा बाइफरकेशन हुआ है, जैसे कि सब सेक्शन बहुत सारा निकल कर आया है। तो डोंट वेरी, अब इसको आप नोट कर लेना। ओके, बस ख़त्म। ये रहा बाकी का सेक्शन, सारा का सारा सेक्शन आप नोट कर लेना, फिर हम एक एक करके करते जाएंगे, उसको टिक करते चलेंगे। ओके, ये है लास्ट शिफ्ट का सेक्शन, जो थर्ड शिफ्ट हुआ ना अभी हमारा सेक्शन का, तो ये थर्ड शिफ्ट का सेक्शन। ओके, यहाँ पर मैं आपको हर जगह सेक्शन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वो सेक्शन ही है। ओके, जहाँ पर नहीं लिखा है वो भी सेक्शन है, आपको याद रखना है। ओके, ये रहा सेक्शन पीजीबीपी का। अब हम स्टार्ट करते हैं। पीजीबीपी चैप्टर फ्लो क्या रहेगा, पीजीबीपी चैप्टर का रोड मैप क्या रहेगा, पीजीबीपी चैप्टर कैसे पढ़ना है हमको, कैसे हमको इतना सारा सेक्शन, इतना सारा सब सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है, मैं आपको ये बताऊंगी। ओके, अब हम देखते हैं हाउ टू रीड पीजीबीपी चैप्टर
एंड रोड मैप ऑफ पीजीबीपी चैप्टर और फ्लो ऑफ पीजीबीपी चैप्टर। ओके, अब फाइनली हम पीजीबीपी चैप्टर के तरफ जा रहे हैं। पीजीबीपी चैप्टर का फाइनली हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सारा का सारा सेक्शन एक जगह नोट हो चुका है। अब हम एक एक करके सारा का सारा सेक्शन क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि पहला सेक्शन हमारा क्या है, आपको पता है? पहला सेक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से? हर चैप्टर का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, आपको तो पता होगा ना, हर चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन होता है। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 28 है, जो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है। अब हम देखते हैं कि हमको पीजीबीपी चैप्टर जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा सेक्शन क्या क्या बता रहा है, ये आपको देखना है। जैसे कि हमारा अभी मैं लिख रही हूँ, जैसे कि पीजीबीपी 1 मिनट फ्लो ऑफ पीजीबीपी चैप्टर। पीजीबीपी चैप्टर का फ्लो क्या रहेगा, मतलब हम कैसे पढ़ेंगे पीजीबीपी चैप्टर। ओके, फ्लो ऑफ पीजीबीपी चैप्टर, पीजीबीपी चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है हमको पीजीबीपी। हाउ टू रीड पीजीबीपी चैप्टर, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि रोड मैप ऑफ पीजीबीपी चैप्टर, ये हेडिंग देना। ओके, आप जब नोट करेंगे इसको आप हेडिंग देंगे, हाउ टू रीड पीजीबीपी चैप्टर और फ्लो ऑफ पीजीबीपी चैप्टर और रोड मैप ऑफ पीजीबीपी चैप्टर, ये आपको हेडिंग देना है। सेक्शन के बाद सारा का सारा सेक्शन नोट कर लेना एक पेज में, फिर जैसे जैसे हम करते चलेंगे उस सेक्शन को आप नोट में टिक करते चलेंगे। ओके, फिर आपको हेडिंग देना है फ्लो ऑफ पीजीबीपी चैप्टर, हाउ टू रीड पीजीबीपी चैप्टर और रोड मैप ऑफ पीजीबीपी चैप्टर। ओके, उसके नीचे हमको क्या लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ, आपको भी वीडियो को पॉज करके लिखना है। जैसे कि सेक्शन 28 है, सेक्शन 28 हमारा है ना, सेक्शन 28 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन है हमारा पीजीबीपी का, सेक्शन 28 चार्जिंग। सेक्शन 28 जो बोलता है वो क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि चार्जिंग सेक्शन है ना हमारा जो पीजीबीपी का, ये बोलता है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, ये बोलता है हमारा सेक्शन 28 जो बोलता है चार्जिंग सेक्शन। वैसे हमारा सेक्शन 29 भी है। 29 क्या बोलता है? हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, मतलब हम पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इनकम पीजीबीपी चैप्टर में टैक्सेबल हो गए इससे उस इनकम को हम कंप्यूट कैसे करेंगे। मतलब पीजीबीपी पहले तो 28 सेक्शन क्या बोलता है, क्या क्या इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। 29 बोलता है कि अगर वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा तो उसको कंप्यूट हम कैसे करेंगे, वो इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बोलता है सेक्शन 29 जो बोलता है हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर पीजीबीपी। ओके, देन सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 जो है ना वो बोलता है एक्सपेंडिचर अलाउड। मतलब क्या बोलता है, पीजीबीपी के चैप्टर में अगर जब हम पीजीबीपी का इनकम लिखेंगे तो क्या क्या ऐसा इनकम है जिसको हम डेबिट करेंगे। जैसे कि आपको तो पता होगा हमारा जो पीएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर क्या हम पर्सनल एक्सपेंसेस जो हमारा होता है वहां पर हम क्या डेबिट कर लेते हैं? नहीं ना, हम तो पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करते। फिर हम किसको डेबिट करते हैं? जो बिजनेस एक्सपेंसेस है। बस यही बात है कि पीजीबीपी के इनकम निकालने के लिए कौन कौन सी ऐसी एक्सपेंडिचर है जिसको हम डेबिट किए जाएंगे। मतलब अगर हम किसी एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं उससे हमारा प्रॉफिट घटता है ना, आपको तो पता है, माइनस होता है। तो हमको अगर हम पीजीबीपी के चैप्टर का सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 ये बोलता है एक्सपेंडिचर अलाउड, मतलब अगर हम पीजीबीपी के इनकम का निकालेंगे तो वहां पर हमको क्या क्या ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको हमको मतलब डेबिट किए जाएंगे, मतलब माइनस किए जाएंगे।
सेक्शन 39 जो है वो बोलता है नॉट रिलेवेंट, ये रिक्वायर नहीं है। सेक्शन 40 है एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, मतलब पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कौन कौन सी ऐसी एक्सपेंडिचर है जो डेबिट नहीं किए जाएंगे, मतलब वो माइनस नहीं किए जाएंगे, वो पीजीबीपी का इनकम हम निकालने के टाइम उस एक्सपेंडिचर को हम माइनस नहीं करेंगे। ओके, देन सेक्शन 41 ये बोलता है एक्सपेंडिचर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड एर्लियर, मतलब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जिसका आपको रिकवरी हो चुका है। मतलब अब ये क्या होता है कि मतलब ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, कभी कभी हमको ये भी पता होता है कि इनकम टैक्स में ना पेमेंट बेसिस में सब टैक्सेबल होता है, बट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमारा प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, आपको पता होगा जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऐसा होता है ना, लॉस हमारा तो हुआ नहीं है, होने वाला है, ये हम आज्यूम करके पीएल में डेबिट कर लेते हैं। ओके, अकाउंट्स में ऐसा होता है, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो डेबिट किए हुए हैं ना हम, ये जो डेबिट हुआ है इसको अगर हम बाद में रिकवरी कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में क्या होगा, मतलब पीजीबीपी के चैप्टर में क्या होगा, ये बोलता है हमको सेक्शन 41। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमको अलाउड हो चुका है, उसके बाद उस एक्सपेंडिचर का रिकवरी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा ट्रीटमेंट, ये बोलता है सेक्शन 41। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 जो है वो नॉट रिलेवेंट है। सेक्शन 43 क्या बोलता है, मोस्टली डिडक्शन अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब पीएल में जो डिडक्शन हमारा जो मिलेगा हमको, जो मोस्टली एक्सपेंडिचर पीएल डेबिट किए जाएंगे, तभी डेबिट किए जाएंगे अगर वो एक्चुअल में हुआ होगा। मतलब इनकम टैक्स में हमेशा ही वो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग में 36 का आंकड़ा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स बोलता है, क्या बोलता है, वो एक्सपेंसेस नहीं हुआ होगा फिर भी वो लॉस नहीं हुआ, फिर भी वो डेबिट हो चुका होगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लॉस होगा कि नहीं वो तो डाउट में है, फिर भी उसके लिए हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे, उसको भी हम डेबिट में पीएल में डेबिट कर लेंगे। बट इस केस में क्या होगा, अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसा है मतलब इनकम टैक्स में ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जहां पर हमको लॉस होने वाला है, उस एक्सपेंसेस को हम माइनस नहीं करेंगे। अगर लॉस हो चुका है फिर हम माइनस करेंगे, ओके, नहीं तो नहीं करेंगे। सेक्शन 44 क्या बोलता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जैसे कि जीएसटी में एक कंसेप्ट होता है, आपको मैं पढ़ाई नहीं हूँ, जीएसटी में एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि प्रिजम जो होता है ना हमारा, क्या होता है वो, 1 मिनट, वो होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब होता है सेक्शन 44 यहाँ पर बोलता है कि जो नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेस होता है ना, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो सेक्शन 44 को अंदर कैसे वो टैक्सेबल होगा उसका इनकम, ये बोलता है सेक्शन 44। ओके, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है वो होता है कॉम्पोजिशन स्कीम होता है एक जीएसटी में, वो वाला स्कीम, उसके अंदर जो होता है ना, वैसे ही जो छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम होता है जीएसटी में, वैसे यहाँ पर है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यहाँ पर इनकम उसके बेसिस में ही कैलकुलेट होगा। देन सेक्शन 28 अब हम स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग सेक्शन। ओके, इसको मैं आपको नोट करवा दूंगी अभी। ओके, वेट, ये रहा हमारा सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। सेक्शन 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। हर एक चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन होता है, ये है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन 28 क्या बोलता है, कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, ये बोलता है सेक्शन 28। सेक्शन 29 क्या बोलता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, जो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी उससे उस इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे, जो इनकम हमारा टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में उसको कंप्यूट कैसे करेंगे, ये बोलता है सेक्शन 29। अब हम देखते हैं अगली सेक्शन, यह है सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 तक, जो बोलता है एक्सपेंडिचर अलाउड, मतलब पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए कौन सी एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाएंगे, मतलब माइनस किए जाएंगे। पीजीबीपी के इनकम अगर हम निकालेंगे तो कौन सी ऐसी एक्सपेंडिचर है जिसको हम माइनस करेंगे। ओके, सेक्शन 39 क्या बोलता है, नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 40 क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम डेबिट नहीं करेंगे, मतलब माइनस नहीं करेंगे, ये बोलता है सेक्शन 40।
ये हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 तक है एक्सपेंडिचर अलाउड, मतलब पीजीबीपी के इनकम निकालने के लिए कौन से एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाएंगे। सेक्शन 39 नॉट 11। सेक्शन 40 पीजीबीपी के इनकम निकालने के लिए कौन कौन सी इनकम डेबिट नहीं होंगे, ये बोलता है सेक्शन 40। अब हम देखते हैं सेक्शन 41, 42, 43, 44। ये है सेक्शन 41। 41 क्या बोलता है, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड एर्लियर, मतलब जो एक्सपेंडिचर पहले अलाउड, ये है अलाउड हो चुकी है, बाद में उसकी रिकवरी हो गई है, उस रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बोलता है सेक्शन 41। मतलब अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, मतलब प्रोविजन हम क्रिएट कर चुके हैं कि वो हमारा बैड डेब्ट हो सकता है। अब क्या हुआ कि उसका पैसा हमको मिल गया, बाद में फ्यूचर में रिकवरी हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट पीजीबीपी में क्या होगा, ये बोलता है सेक्शन 41। सेक्शन 42 क्या बोलता है, नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 42 हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 43 और एक रहा, और एक सेक्शन 44। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 28 को ब्रीफ में। ओके, ये रहा हमारा सेक्शन 43 से सेक्शन 44। सेक्शन 43 क्या बोलता है, मोस्टली डिडक्शन अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर हम पेमेंट कर चुके हैं फिर वो डेबिट हो जाएगा पीएनएल में। जैसे कि जो इनकम टैक्स में है ना, वो क्या होता है कि हमारा अकाउंटिंग में हुआ नहीं होगा एक्सपेंडिचर, फिर भी हम डेबिट कर लेते हैं नोशनल बेसिस में। बट इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा तो फिर हम डेबिट करेंगे। दैट्स मीन मोस्टली एक्सपेंडिचर पीएल में डेबिट तभी किए जाएंगे जब वो एक्चुअल में पेड हो चुके हैं। अगर वो एक्चुअल में पेड हो चुके हैं फिर वो डेबिट किए जाएंगे। सेक्शन 44 क्या बोलता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन नॉर्मल स्कीम को छोड़कर कंसेशन ले सकते हैं। मतलब कंसेशन स्कीम भी है, जैसे कि जीएसटी में है ना एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम वाला जो है ना, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। वैसे यहाँ पर भी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, वो भी छोटे छोटे पर्सन बिजनेसमैन के लिए होते हैं, वो कंसेशन स्कीम में भी पेमेंट कर सकते हैं टैक्स। ये है हमारा सेक्शन 44 एंड सेक्शन 43। अब मैं करक्स बता रही हूँ आपको, जस्ट रिवाइज कर रही हूँ। जो बोलता है सेक्शन 28 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी। सेक्शन 29 क्या बोलता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, हम पीजीबीपी इस चैप्टर में जो इनकम टैक्सेबल होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बोलता है सेक्शन कितना 29। सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर अलाउड, मतलब पीजीबीपी के इनकम निकालने के लिए कौन सी एक्सपेंडिचर हमको डेबिट किए जाएंगे। सेक्शन 39 नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 40 एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, मतलब पीजीबीपी के इनकम निकालने के लिए कौन कौन सी एक्सपेंडिचर हमको डेबिट नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, ये बोलता है सेक्शन 40 जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। देन सेक्शन 41 क्या बोलता है, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड ईयरलियर, जो एक्सपेंडिचर पहले हमको अलाउड हो चुकी थी, अगर बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है तो उस रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बोलता है सेक्शन 41। सेक्शन 42 नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 43 मोस्टली डिडक्शन अलाउड ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट के बेसिस में डिडक्शन अलाउड होता है, मतलब मोस्टली एक्सपेंडिचर पीएलएल में डेबिट तभी किए जाएंगे जब वो एक्चुअल में पेड हो चुके हों। देन सेक्शन 44 क्या बोलता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन नॉर्मल स्कीम को छोड़कर कंसेशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो कंसेशन स्कीम भी ले सकते हैं। पहले तो 28 जो है चार्जिंग सेक्शन है, 29 जो है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, देन 30 से लेकर 38 तक है एक्सपेंडिचर अलाउड, 39 नॉट रिलेवेंट, 40 एक्सपेंडिचर। ये जो मैं आपको हिंदी में लिखवा रही हूँ, डोंट माइंड कि हिंदी में मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको याद रखने में आसानी होगी, और मैं जो ये ब्रीफली डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको आसानी हो जाएगी। सो अभी हम देखते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या बोलता है, सेक्शन 28 जो बोलता है वो बोलता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, मतलब पीजीबीपी चैप्टर का ये है चार्जिंग सेक्शन। ओके, कौन कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी, ये बोलता है सेक्शन 28। बिजनेस प्रोफेशन, ये बोलता है अगर कोई इनकम बिजनेस प्रोफेशन एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर कोई भी इनकम आया बिजनेस और प्रोफेशन से वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, ये बोलता है पॉइंट नंबर 1 ऑफ सेक्शन 28 जो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 इजी था,
कि अगर कोई इनकम हमारा बिजनेस या प्रोफेशन से आया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबी में। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव। कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर हमको मिला तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज ये है हमारा इंडिया, यहाँ पर मिस्टर एक्स है जो एक्सपोर्ट यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट किया तो उसको सीसीएस मिलेगा सपोज, देन डीडब्ल्यूबी मिल गया, डीबीडब्ल्यू मिल गया, आईईएल मिल गया, डीईपीबी मिल गया, डीएफआरसी मिल गया। ओके, ये होता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, पहले तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर सामान बेच रहा है, अगर गवर्नमेंट किसको प्रमोट करती है? एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट को? ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट को, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो करेंसी जो है फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और इंडिया ग्रो करेगा। ये बोलता है एक्सपोर्ट, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। इंपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट का मतलब आपको तो पता होगा, आप तो क्लास देख चुके होंगे ना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर से सामान नहीं, इंडिया से सामान बाहर जाना। इंपोर्ट का मतलब बाहर से सामान इंडिया में आना। ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मीनिंग। अब हम देखते हैं सीसीएस क्या होता है। सीसीएस जो होता है कैश कॉम्पेंसेटरी सिस्टम, मतलब सपोर्ट, कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट। सीसीएस होता है कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट। डीबीडब्ल्यू होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। डीबीके ड्यूटी ड्रॉबैक। देन आईईएल होता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। डीईपीबी होता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। डीएफआरसी होता है ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। मैं आपको रिपीट कर लूँगी, आपको रिवाइज भी कर दूंगी, आपको ये याद रहेगा। ये क्लास ख़त्म होने के बाद भी आपको याद रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 28 के अंदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव। सीसीएस मतलब कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट। सीसीएस मतलब आपको समझना है सीसीएस का मीनिंग क्या होता है। सीसीएस होता है कि अगर एक पर्सन है, मिस्टर एक्स है, जो चाहता है कि बाहर उसका सामान एक्सपोर्ट किया जाए, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकता वो, इसलिए कि उसका कॉस्ट ज़्यादा है। सपोज वो एक मार्कर बना रहा है, उसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है, बाहर के कंट्री के कंपैरिजन में बाहर के कंट्री 50 रुपीज़ में बना रहे, तो उसका कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है, वो एक्सपोर्ट अगर करेगा वो लॉस में पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ गुड्स को प्रमोट करने के लिए उसको कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको सपोज 50 रुपीज़ दे दिया, बोला कि 50 रुपीज़ हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिल गया, कॉम्पेंसेट कर दिया गवर्नमेंट उसको, तो देन वो एक्सपोर्ट करेगा बाहर कंट्री को। तो उस केस में हम क्या बोले कि कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ये भी एक तरह का इंसेंटिव है, उसको ऊपर हमको टैक्स देना है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? अगर एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, अगर सामान एक्सपोर्ट कर रहा है 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये सपोज कॉस्ट हो रहा है, तो 110 उसका कॉस्ट हो गया। तो उस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो उसने पेमेंट किया होगा इंपोर्ट के टाइम, अगर कुछ एक पर्सन इंपोर्ट के टाइम अगर कुछ पेमेंट कर लिया होगा, उसको अगर गवर्नमेंट से बैक मिल जाता है, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक हम अच्छे से कस्टम में समझेंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक में अगर उसको अमाउंट रिकवरी हो जाती है, तो उस केस में इंपोर्ट के ऊपर कुछ टैक्स नहीं देना होता, तो उसका अमाउंट रिकवरी हो जाता है, तो उस केस में उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोला जाता है। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक एंड सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही, ये तीनों सेम ही है। ये जो तीनों है ना, ये सर्टिफिकेट है, ये पासबुक है, ये लाइसेंस है, ये तीनों सेम ही है। अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक लाइसेंस देती है, मतलब सपोज एक लिमिट तक अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक लिमिट से एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके ऊपर आपको 10% सपोज मिल जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट। मतलब अगर हम 12 लाख तक
सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि 100 लाख तक अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा। तो आपने 120 लाख तक एक्सपोर्ट कर दी तो आपको 12% मिलेगा। तो यहाँ पर जो 12 लाख तक आपको सॉरी यहाँ पर आपको जो 12 लाख तक 12% नहीं 12 लाख तक जो आपको मिल गया इंसेंटिव, तो उसको क्या करेंगे आप जब इम्पोर्ट करेंगे तो उस पर आपको देना नहीं होगा कुछ भी टैक्स। तो ये होता है एक लाइसेंस, आपको ये मिल जाता है। ये बोलता है इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये बोलता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ये बोलता है ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। तीनों का तीनों एक तरह के लाइसेंस होता है, पासबुक होता है, सर्टिफिकेट होता है। इन तीनों के अलग अलग गुड्स पे लगता है। ये एक ही तीनों की तीनों एक ही चीज़ है बट अलग अलग गुड्स के लिए लगता है। ओके, गवर्नमेंट चाहे जिस गुड्स को प्रमोट करना चाहेगी वो उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव देगी। ओके, ये जो इंसेंटिव आया हमको कैश कंपेंसेटरी सिस्टम से, सॉरी सपोर्ट से, ड्यूटी ड्रॉबैक से, या इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस से, देन ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक से, या ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट से, ये जो सब आया इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मानेंगे। ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव से है ये हम टैक्सेबल हो जाएगा। इंसेंटिव वैसे परक्यूजाइट एक कॉन्सेप्ट है सैलरी में। जैसे कि अगर कुछ परक्यूजाइट हमको मिलता है तो क्या हमको सारा का सारा परक्यूजाइट की वापस करना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है। परक्यूजाइट जितना मिलता है उसके ऊपर हमको टैक्स जितना बनता है उसके ऊपर हमको देना होता है। बस यही है, वैसा ही है। हमको इंसेंटिव वापस नहीं करना है, हमको उसके ऊपर का बस टैक्स देना है। ओके, ये था हमारा एक्सपोर्ट इंसेंटिव। इसका मैं फुल फॉर्म लिख लेती हूँ। CCS का मतलब होता है कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉ बैक। ओके, DBW सपोज ड्यूटी ड्रॉ बैक। हम अगर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर चुके हैं उसको हमको उसको रिकवरी हो गया है तो वो होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। IEL मतलब इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। मैं इरेज कर रही हूँ फुल फॉर्म के लिए। IEL इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, DEBP, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, देन DFRC, ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। टैक्सेबल मीनिंग क्या होता है? टैक्सेबल मीनिंग ये होता है कि जितना हमको इंसेंटिव यहाँ पर मिला उस इंसेंटिव के ऊपर हमको जो टैक्स बनता है बस उसको ही देना है, हमको इंसेंटिव वापस नहीं करना है। ये बोलता है हमारा सेक्शन 28। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? सपोज मिस्टर एक्स है, उसका एक बिजनेस एंड प्रोफेशन है, BP मतलब बिजनेस प्रोफेशन है। उसको स्टूडेंट ने इसको कोचिंग है। सपोज प्रोफेशन का काम है, इसका कोचिंग है तो उसको क्या किया कि अगर स्टूडेंट ने कुछ, ये है स्टूडेंट, सॉरी घर बना दी मैं, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट डायग्राम इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। ये स्टूडेंट है। अगर कोई भी पर्सन को किसी भी तरह का, अगर बिजनेस में कोई भी पर्सन को किसी भी तरह का गिफ्ट रिसीव हुआ तो वो PGBP के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये सपोज एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मिस्टर एक्स है, इसका कोचिंग क्लास है, ये सब उसका स्टूडेंट है। ये क्या किए, ये सब मिलकर उसको गिफ्ट दे दिए। तो गिफ्ट दिए तो ये गिफ्ट का
टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंडर। ओके, आपको याद रखना है ड्यूरिंग बिजनेस आर, अगर बिजनेस आर नहीं, ड्यूरिंग द बिजनेस अगर कोई भी पर्सन को बिजनेस के अंदर कुछ भी गिफ्ट मिलता है, वहाँ पर कोई भी 5,000 की लिमिट नहीं है, कोई भी 50,000 की लिमिट नहीं है। 5,000 50,000 कहाँ लिमिट है मैं आपको बताऊंगी बाद में। 50,000 अदर सोर्स में है। वैसे ही जैसे कि कोई भी 5,000 50,000 कुछ भी लिमिट नहीं है। गिफ्ट और परक्विजाइट इज फुली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। यहाँ पर क्या होगा, गिफ्ट्स स्लैश में परक्विजाइट अगर कुछ बेनिफिट मिला इज फुल्ली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। नो लिमिट ऑफ, ना कोई 5,000 का लिमिट है, ना कोई 5,000 एंड 50,000 के लिमिट कहाँ पर है मैं आपको बाद में बताऊंगी, और ₹50,000। नो लिमिट ऑफ ₹5,000 और 50,000। ये है हमारा गिफ्ट। अगर कोई बिजनेस के अंदर कुछ भी गिफ्ट मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। कोई 5,000 की लिमिट नहीं है, कोई 50,000 की लिमिट नहीं है। ओके, ये हो गया तीन पॉइंट। अब हम देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। आप पॉज करके लिख लीजिएगा। 4 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, एनी सॉम अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड। ओके, मैं आपको ये पहले बता देती हूँ। पहले क्या होता था कि आपको तो पता होगा कैपिटल एसेट होने पर अगर किसी पर्सन को उसका बिजनेस सेल करना होता है, अगर वो बिजनेस सेल कर दिया होगा तो कैपिटल गेन, अगर वो बिजनेस सेल कर दिया होगा उससे कुछ प्रॉफिट भी आएगा, तो उसका अगर वो कैपिटल एसेट है उस पर वो कैपिटल गेन लग जाएगा। फिर बिजनेस सेल करा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे करके उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। तो उसने क्या किया, एक नई कंसेप्ट निकाली कि क्या किया, एक नया एग्रीमेंट बनाया कि अगर मुझे बिजनेस सेल करना है तो मैं न्यू मेथड से जाऊंगा। कैसे जाऊंगा कि जो एग्रीमेंट बनाऊंगा मैं, उसमें मैं लिखूंगा कि अगर मुझे बिजनेस सेल करने के पर्पज़ में मैं बिजनेस सेल कर रही हूँ, मेरा पर्पज़ है बिजनेस सेल करने का, बस अगर कोई अमाउंट मुझे रिकवरी हुआ सेल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा आइदर कैपिटल गेन में या वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में, तो वो ना हो। इसीलिए वो क्या किया, लोगों ने बहुत चालाकी दिखाई। वो क्या की, लोगों ने क्या किया कि एक एग्रीमेंट बनाया, वहाँ पर लिख लिया कि एनी अमाउंट मैं अमाउंट रिसीव कर रही हूँ मैं ये बिजनेस ना करने के लिए, मतलब कोई बिजनेस ना करने के लिए मैं अमाउंट रिसीव कर रही हूँ। ये बिजनेस जो मैं इनडायरेक्टली, मतलब बेचने की ही बात हो रही थी, मगर बाहर को क्या सो रहा था, अगर बेचने की बात हुई तो टैक्स भी देना पड़ेगा, तो बाहर इसीलिए शो हो रहा था कि एग्रीमेंट ऐसे बनाया गया कि उस पर लिख दिया गया कि अगर मैं ये बिजनेस में कैरी नहीं करने के लिए पैसे ले रहा हूँ, बस ये था एग्रीमेंट। इसके बेसिस में ना ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ना ही वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ, ना ही वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हुआ। तो क्या हुआ, फिर तो वो बेकार हो गया। तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन 28 में ये पॉइंट भी लेकर आ गया गवर्नमेंट ने लेकर आया कि एनी सम रिसीव्ड इन कैश। फॉर एग्जाम्पल अगर डोमिनोज आया, डोमिनोज के पास पिज़्ज़ा हट आया, वो क्या बोला कि पिज़्ज़ा हट बोला कि मैं आपको बिजनेस दे रही हूँ कि मैं ये बिजनेस कैरी नहीं करूँगा अभी। मतलब सेल की बात तो यहाँ हो नहीं रही है ना, ट्रांसफर भी नहीं है, तो वो कैपिटल एसेट कैसे बनेगा। तो ऐसे करके कैपिटल गेन भी टैक्सेबल नहीं हुआ, पीजीबीपी में नहीं हुआ। फिर वो क्या करे, ऐसे जो अगर हुआ, लोग भी बहुत चला गए, गवर्नमेंट भी शॉक हो गया कि ऐसे कैसे एग्जाम्पल, मतलब ये क्या हो गया कि कोई बिजनेस ना करने के लिए पैसा दे रहा है, इनडायरेक्टली सेल ही हो रहा है, बट ऐसा शो करा जा रहा है कि कोई बिजनेस ना कैरी करने के लिए दूसरा एक पर्सन को दे रहा है अमाउंट। ओके, इसको टैक्सेबल कहाँ करना था, इसीलिए उसको ये पॉइंट स्पेसिफाई लिखा गया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया, एनी सम रिसीव्ड इन कैश और इन
kind under an agreement, ये देखो, फॉर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर कोई अमाउंट रिसीव और कैश इन काइंड में रिसीव किया हुआ, अगर कैश में रिसीव किया होगा अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, कोई बिजनेस ना कैरी करने के लिए अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को कोई पैसा दे रहा है या काइंड दे रहा है, तो उस केस में एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एनी सम रिसीव्ड इन काइंड और कैश फॉर नॉट शेयरिंग ऑफ एनी नो हाउ, अगर कोई इंसान नो हाउ नॉट शेयर करने के लिए कुछ अमाउंट रिसीव किया है, पेटेंट रिसीव किया है या ट्रेडमार्क, कॉपीराइट लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब अगर एक पर्सन कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहा है किसी नो हाउ को सेल करके, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, किसी भी अमाउंट रिसीव कर रहा है, नॉट शेयरिंग मतलब किसी को शेयर ना करने के लिए अगर को वो कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। आपको याद आया? आपको याद रखना है कि अगर एक पर्सन, सिंपल लाइन, अगर एक पर्सन कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहा है इन कैश और इन काइंड, नॉट डूइंग ऑफ एनीथिंग, नॉट शेयरिंग ऑफ, अब सिर्फ 2 ही पॉइंट बाकी है, जैसे कि अगर हम कुछ स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। और एक पॉइंट, अगर किसी पार्टनर्स को उसके पार्टनरशिप फार्म से सैलरी, कमीशन, बोनस रिसीव बाय पार्टनरशिप फार्म इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंडर। 2 पॉइंट था, बस खत्म। ये हो गया पीजीबीपी सेक्शन 28। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। सेक्शन 28 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी ये बोलता है अगर किसी पर्सन का बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम होगा तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव होगा, सीसीएस होगा मतलब कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक होगा या इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस होगा, देन डीपीबी होगा, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक होगा या ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट होगा, उस केस में उसको इंसेंटिव के ऊपर जो टैक्स होगा उसको देना पड़ेगा। उस चीज़ एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के हेड में। अगर किसी पर्सन का मतलब अगर एक पर्सन का बिजनेस या प्रोफेशन में अगर ड्यूरिंग बिजनेस या प्रोफेशन में कुछ गिफ्ट्स मिला तो वो पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिशन ऑफ 5,000 50,000, देयर इज़ नो एनी लिमिट। तो सीधा का सीधा पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वो अमाउंट। अगर एक पर्सन किसी बिजनेस को ना कैरी करने के लिए या नॉट शेयरिंग ऑफ एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी लाइसेंस, तो वो कुछ अमाउंट रिसीव करता है नॉट शेयरिंग ऑफ एनीथिंग और नॉट डूइंग एनी बिजनेस, अगर उसके लिए वो कुछ भी अमाउंट रिसीव करता है तो वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कुछ स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में वो भी पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा। और सैलरी, कमीशन, बोनस अगर रिसीव कर रहा है कोई भी पार्टनरशिप फार्म से वो भी टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंडर सेक्शन 40B। सो ये था पीजीबीपी का फर्स्ट क्लास। तो अगर 1% भी आपको अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।